हेलो, वेलकम टू साइक्रैक इंडिया। आज हम बात करने जा रहे हैं, जो ऑलरेडी हमने बात किया था, जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है, जो यूनिट 5 और 6 में जो शायद हम डिस्कस करते हैं, जैसे परसेप्शन, मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एग्ज़ाम के ज़रिए जो भी पॉइंट्स हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अभी भी आपका आगे एग्ज़ाम्स है, आने वाले हैं जो दिसंबर में, और के सेट का भी थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। आप देखिए, मैं आज जो डिस्कस कर रहा हूँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, वो है टॉपिक है परसेप्शन। तो परसेप्शन की जो टॉपिक है मैं बात कर रहा हूँ, आपको परसेप्शन बोलते हैं इसको। तो इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स में हम बात करेंगे आपको। अभी देखिए इसमें क्या है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशंस को हम देखेंगे, और डेफिनेशंस क्या होती है, ठीक है ना। डेफिनेशंस के बारे में समझेंगे क्या होती है परसेप्शंस। उसके अलावा हम करेंगे इंट्रोडक्शंस भी देखेंगे कि क्या होती है। इंट्रोडक्शंस सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा साइकोलॉजी में, जो भी ये समझने की चीज़ है। और प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, हम कैसे परसेप्शन करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशंस को कैसे परसेप्शन करते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ब्रूनर्स मॉडल है, ब्रूनर्स मॉडल को भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। सैक्स एंड जॉन्स कंपोनेंट्स भी है जो परसेप्शन की, और टाइप्स ऑफ परसेप्शंस है उसके भी डिस्कस करेंगे। एग्जांपल्स ऑफ परसेप्शंस भी हम डिस्कस करेंगे। इम्पैक्ट जो है उसको भी हम, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारा परसेप्शंस में, और फिटफॉल्स ऑफ उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें फिटफॉल्स ऑफ परसेप्शन भी देखेंगे कि किस किस तरह से हम लोग ये करेंगे। उसके बाद हम अभी उसका कंक्लूजन्स करेंगे। देखिए, अब लोग जानते हैं कि इसका कंटेंट्स में आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग जो आगे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, परसेप्शन क्या होती है, जब लैटिन वर्ड से जो आया है परसिप्शियो और गैदरिंग रिसीविंग, उसका मतलब क्या होता है, परसिप्शियो गैदरिंग रिसीविंग, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं, रिसीव करते हैं। इज द ऑर्गेनाइजेशन, परसेप्शन इज द ऑर्गेनाइजेशन, identification and interpretations of sensory information in order to represent and understand the personal information on environment. For example, हम अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ देखते हैं, उस चीज़ को ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई घटना हो सकता है, वो तो हम सेंस करते हैं। पहले सेंस करने के बाद हम क्या करते हैं, सेंस करने के बाद हम करते हैं उसको इंटरप्रिटेशंस करने के लिए कोशिश करते हैं। वो कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे, बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंसेस, बेस्ड ऑन आवर फीलिंग्स, हम इंटरप्रिटेशन करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई अपनी। अभी समझ में आए होंगे कि हम जो भी चीज़ देखते हैं, यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हैं कि पर्सपेक्टिव्स कैसी होती है परसेप्शंस में। देखिए, ये किसी, अगर ये बंदे ने इस तरह से दिख रहे हैं, ये जो नंबर है वो 6 दिख रहा है, वही नंबर अगर उस तरह से परसेप्शंस में देखें, तो वहाँ पे जो क्या होता है, हमारा एटीट्यूड, वो जो है परसेप्शंस क्या होती है, बदल जाते हैं। बोलते, कई बार हम बोलते हैं ना, अपना पर्सपेक्टिव में लोग बोलते हैं, पर्सन ए अपना पर्सपेक्टिव में बोलता है, पर्सन बी अपना पर्सपेक्टिव में बोलता है। तो ये पिक्चर्स में आपको समझ में आ जाता है कि जो एंगल, जो दृष्टिकोण बोलते हैं, जो जिसको बोलते हैं हम एटीट्यूड बोलते हैं, जिस एंगल से हम देख रहे हैं, जिस नजरिया से हम देख रहे हैं, दैट इज व्हाट वी आर जनरली कॉल्ड परसेप्शन। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। फिर थोड़ा सा हम इसको देखने से ही आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग आगे इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, ठीक है ना। चलिए हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या होगा। अब देखिए, अब इंट्रोडक्शंस में थोड़ा सा हम बताएंगे। पहले तो देखेंगे कि परसेप्शन क्या होती है। परसेप्शन इज नॉट ओनली द पैसिव रिसिप्ट ऑफ द सिग्नल्स, but it is also shaped by the recipient's learning, memory, expectations and attentions. अब इसका मतलब क्या हो गया, देखिए मैंने पिछले पिक्चर भी देखा था कि जो भी हम लोग देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, वो पे हमारा मेमोरी, उस चीज़ के ज़रिए हमारा मेमोरी प्रभावित होती है, हमारे एक्सपेक्टेशंस भी होती है। अगर आप मान लीजिए हमको कहीं ट्रैवल करना है, हमको बस के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो बस जो अगर यदि हमारा समय में नहीं आए, तो हमको ज़्यादा लगता है कि सारे बस जो है लेट आता है। तो ये हमारा होता है। और लर्निंग भी किस तरीके से हमारा लर्निंग है, चाहे भी हम कोई भी चीज़ लर्निंग करना चाहते हैं, हमारा पूरा लर्निंग ठीक से नहीं आता है, तो वो लर्निंग क्या होती है, हमारा डिफ़िकल्ट आती है, वो लर्निंग हमको डिफ़िकल्ट लगता है। तो इसी तरह हमारा अटेंशन भी कैसे है, जो भी चीज़ हम
अटेंटिवली पूरी तरह अटेंशन पे देखते थे, उसका देखने का नज़रिया, उसके इंटरप्रेशन करने का नज़रिया क्या होती है, वो बदल जाता है। अगर यदि हम पूरा अटेंशंस दिया है तो उसका देखने का नज़रिया अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ आप समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा से इन्होंने दिया है। परसेप्शन इज नॉट ओनली द पैसिव रिसिप्ट ऑफ the signals but is also shaped by the recipient's learning, यानी कि it is not only just passive, ये एक्टिव भी होती है। जो परसीवर एक्टिव होता है, जो भी यहाँ पे एक्टिव क्यों होती है, इट इज एक्टिव रहेगा। क्यों एक्टिव रहेगा? क्योंकि द परसीवर जो है वो एक्टिव परसेप्टर है, वो ऐसा अपना नज़रिया लेके चले जाते हैं। कहीं भी आप चलते हैं तो अपना नज़रिया लेके चलते हैं। और सेंसरी इनपुट इज अ प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म दिस लो लेवल इंफॉर्मेशन टू हायर लेवल इंफॉर्मेशन। तो लोअर लेवल इंफॉर्मेशन क्या होता है, जैसे हम अटेंशन में कुछ चीज़ें देखा तो उसके बाद हमने अपना नज़रिए से देखते चले गए, अपना नज़रिए से हमने चेंज करते शुरू कर दिया। कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने नज़रिए से देखें। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम एक होटल में पकोड़े खाए थे, वो पकोड़े हम कुछ साल से पहले खाए थे और उसी होटल के हमने बहुत बदलाव होने के बाद आ गया, लेकिन हमारा वो होटल देखने के बाद हमारा मन में क्या आया, जो खुशबू आए थे, हमने पकौड़ी खाया था, वो जो खुशबू से हमारा परसेप्शंस क्या हो गया, हमारा मेमोरी जागृत हो गया। तो इसी तरह से हम सेंसरी इनपुट, जैसे हमने अटेंशन क्या क्या ज़रूरत होती है, लर्निंग भी जो प्रभावित करती है, मेमोरी भी प्रभावित करती है, एक्सपेक्टेशन भी प्रभावित करते हैं और अटेंशन भी हमारा प्रभावित करते हैं। तो सेंसरी इनपुट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्म दिस लो लेवल इंफॉर्मेशन टू हायर लेवल इंफॉर्मेशन। सो हायर लेवल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हायर लेवल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है किस तरीके से हम इंटरप्रेट करते हैं उस चीज़ को, ठीक है ना। तो उसमें होता है परसेप्शन डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्स फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम बट सब्जेक्टिवली सीम्स मोस्टली एफर्टलेस बिकॉज दिस प्रोसेसिंग हैपन्स आउटसाइड कॉन्शियस अवेयरनेस। जबकि हमारा कॉन्शियस जितना जागरूक होता है उतना हमारा परसेप्शंस क्या होता है, वो एकदम सटीक होता है। लेकिन हमारा कॉन्सेप्शंस क्या होता है, हमारा कॉन्शियस डे टू डे लाइफ में हमारा कॉन्शियसनेस इतना नहीं होता है। हमारा जो कॉन्शियस क्या होती है, एकदम डूबे होते हैं, एकदम हम इतना पूरी 100% कॉन्शियस नहीं होते हैं। तभी हम चीज़ को कैसे देखते हैं, जो हमारा अनकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस वे में हमने देखते हैं, तो चीज़ को सही से हम इसको एक्सप्रेशन नहीं कर पाते हैं। देखिए अब देखेंगे प्रोसेस ऑफ परसेप्शन क्या होती है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है द परसेप्चुअल प्रोसेस। क्या होती है प्रोसेस ऑफ परसेप्शन? द परसेप्चुअल प्रोसेस इज ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स that begins with the environment and leads to our perception of a stimulus and actions in response to the stimulus। कोई भी स्टिमुलस एनवायरनमेंट से आती है, हमारा एनवायरनमेंट से निकल कर आती है, तो उसमें हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं उस चीज़ को। जैसे कि मान लीजिए कोई खुशबू आ गया हमारा में, कोई भी खुशबू आती है, वो खुशबू कैसे हम लोग उसको रिसीव करते हैं। और अगर कोई बदबू आती है, वो बदबू भी हमारा परसेप्शंस को जागृत करते हैं। कोई भी बदबू आते हैं तो बदबू किस तरीके से हमको जागृत करते हैं, ये भी होती है। और उसके अलावा इट अकर्स कंटिन्यूसली। तो ये क्या होती है, बट यू डू नॉट स्पेंड ए ग्रेट डील of time thinking about the actual process that occurs when you perceive the many stimuli that सराउंड यू एट एनी गिवन मोमेंट। अब देखिए हमारा डेली लाइफ में एक ही तरह से परसेप्शंस नहीं दिखता, अलग अलग परसेप्शंस हमको हैंडल करना होता है। मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, तो रेलवे स्टेशन में आपको एक ही चीज़ देखने के लिए नहीं मिलता। रेलवे स्टेशन में आप आपको फ्रेंड्स को मिलने जा रहे हैं, तो आपका मेन रहेगा कि आपको फ्रेंड्स को देखने के लिए। लेकिन आप सिर्फ आपको ट्रेन नहीं मिलेगा, सिर्फ आप एक ही अकेले ट्रेन में फ्रेंड नहीं रहेगा, उसके साथ और यात्री भी रहेंगे और आसपास में लोग भी रहेंगे। तो वहाँ पे भी आपको डाइवर्ट करेगा, आपका परसीव करने का तरीका क्या होगा, डाइवर्ट रहेगा। तो भले अपना जो मेन गोल रहेगा अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए, ठीक है, ये बात हो गई अपना। तो और दूसरी बात क्या है हमारा इंपॉर्टेंट है, इट अकर्स कंटिन्यूसली, क्योंकि चलते रहते हैं, तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होती है, परसेप्शन इज ऑनगोइंग प्रोसेस एंड इट इज इनविटेबल। तो ये इनविटेबल है। तो नेक्स्ट हमारा जो बात आती है, परसेप्शन एक्ट एज ए फिल्टर दैट अलाउस us to exist and interpret the world without becoming overwhelmed by the abundance of stimuli। अब देखिए हमको क्या होता है, हमारा माइंड सेट होती है, कोई भी चीज़ देखते हैं ना, हम बियॉन्ड में ज़्यादा एनालाइज नहीं कर पाते हैं। अगर मान लीजिए एक घर में आग लग गया, तो आपका घर का एक
पिक्चर आपको इमेजिन होता है। अब एक अगर बस में आग लग गया तो बस में कैसे आग लगती है वो इमेजिन होता है आपको। तो ये एक पहले प्री डिटर्मिनेटेड कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में होता है जिसको हम स्कीमास बोलते हैं। उसी चीज़ के आपको ये कंफर्ट कर देती है, मतलब हमारे दिमाग में ज़्यादा एनालाइज करने की ये नहीं होता है। हमको पता होता है कि पेन लिखने में कैसी होती है, पेन का स्ट्रक्चर कैसे होती है, पहले डिटरमाइंड है। नहीं तो हम लोग फिर उसको ढूंढना पड़ेगा कि पेन कैसे होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसी होती है, उस चीज़ को हम डिस्कशन करना पड़ता है। तो परसेप्शन एक्ट एज ए फिल्टर, वो फिल्टर की जैसे काम करते हैं। जैसे कि हमने चाय पत्ती को चाय को हम कैसे हम फिल्टर करते हैं, उसी तरह जो इन्फॉर्मेशन हमको बच जाता है वही हमारा क्या है, वो मदद करती है। जो हमको चीज़ चाहिए उतना ही हम लोग ले लेंगे, और बाकी चीज़ को हम क्या करते हैं, हमारा नज़रिए से हम फिल्टर कर देते हैं। लेकिन हो सकता है वो चीज़ गलत भी हो सकता है या अधूरा भी हो सकता है। इसीलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो हो सकता है आपका जो ये बात आपको समझ में आए होंगे किस तरीके से हम प्रोसेस करते हैं परसेप्शन को। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका हम लोग अभी टाइम लग रहा है, इसको आगे के हम बढ़ेंगे कि किस तरह से ये होती है। तो हम लोग प्रोसेस ऑफ परसेप्शन को आप समझ में आए होंगे, आप लोग को समझ में आया होगा ये बात। चलिए हम लोग आगे के हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, वही प्रोसेस ऑफ परसेप्शन को हमने थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रोसेस ऑफ परसेप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, द एनवायरमेंटल स्टिमुलस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, एनवायरनमेंट। किसकी एनवायरनमेंट कैसी होती है, ठीक है ना। तो अब देखिए कोई भी एनवायरनमेंट हम बोलते हैं, जैसे कि मार्केट एक एनवायरनमेंट है, या तो अपने घर में अपने बैठे हुए हैं, अपना कमरे में आप बैठा हुआ है, उसका एनवायरनमेंट अलग है। जैसे अपने बाहर चले जाते हुए कि एनवायरनमेंट एक पार्क में चले जाते हुए उसका एनवायरनमेंट अलग है। तो जिस तरह से आपने एनवायरनमेंटल स्टिमुलस को हमने जिस जिस तरह से एनवायरनमेंट होता है उस तरह से हमारा परसेप्शंस बदलते चला जाता है। और अटेंडेड स्टिमुली, द अटेंडेड स्टिमुली का मतलब होता है जिसमें आपने ध्यान दिया। जैसे मैंने आपको बताया अभी पहला एग्जाम्पल, जैसे अपने मित्र को आप मिलने के लिए अपने यू आर गोइंग टू मीट योर फ्रेंड on railway station, and your focus is on only attending your friends, where he is coming and which the train is coming and which platform he is coming. That is your focus, whether you attended that stimuli, because you are attending more onto that. Otherwise you have also so many stimulus apart from that. हो सकता है आपके आसपास में और कोई चीज़ें हो और इतना आप ध्यान नहीं देते। यानी कि कहने का मतलब when you are attending, it is also matter whether you are attending that informations or not, how you are attending that information, that is also very very important. एंड द इमेज ऑन द रेटिना, तो हमारा इमेजिन ये थोड़ा फिजिकल होता है, जिस तरह से हमारा रेटिना में किस तरीके से इमेज होती है। जैसे हमारा मेन पार्ट होती है रेटिना। रेटिना क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है जो भी इमेजेस को हमारा दिमाग में जो आंखों में आती है, वो रेटिना वो इमेज का काम करती है। और उसके बाद ट्रांसडक्शंस, जो भी इमेज में हमारा आता है वो हमारा परिवर्तित हो। ट्रांसडक्शन का मतलब क्या होता है, कहीं मान लीजिए हमने बारिश कोहरा हो रहा है, बारिश का बूंद आ रहा है, तो आपका मित्र जो फ्रेंड्स दूर से आ रहा है तो आपको धीरे धीरे क्या होता है, वो धीरे धीरे नज़दीक आ जाएगा, तो वो क्या करेगा, उनका फ्रेंड्स का पूरा जो पिक्चर है वो आपको दिखने लग जाता है। तो न्यूरल प्रोसेसिंग है, ये न्यूरल प्रोसेस है क्योंकि हमारा ब्रेन प्रोसेस करनी पड़ती है। हमारा ब्रेन जो है इमेज को प्रोसेस करती है, कोई ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करना होता है तभी हमको पिक्चर समझ में आ जाता है। तो उसके बाद परसेप्शन, रिकग्निशन एंड एक्शंस। तो जो प्रोसेस करते हैं उसके बाद हम परसेप्ट करते हैं। परसेप्ट में हमारा दिमाग से, हमारा एटीट्यूड से, हमारा मेमोरी से हम लोग रिलेट करते हैं। और रिकग्निशंस, उसके बाद हमको पता लगता है ये हमारा फ्रेंड आ रहा है वहाँ पे दूर से, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम रिकग्निशन करने के बाद हाँ ये ऑब्जेक्ट, ये मेरा फ्रेंड है, जो अभी आकृति आ रहा है वो मेरा फ्रेंड है। और उसके बाद हम एक्शंस करते हैं, उसके बाद हम उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो अभी और हम अब एक बार ब्रूनर्स मॉडल को देखेंगे। ब्रूनर्स मॉडल एक इम्पॉर्टेंट मॉडल है। When people encounter an unfamiliar target, they are very open to the informational cues contained in the target and the situation surrounding it. अब देखिए कोई भी चीज़ हम
अभी कोई भी चीज़ हम जो भी करते हैं, जिस तरह से हम लोग अगर कोई नया चीज़ को ये करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें हम लोग जिस तरह से हमको एक तरीके से अनकंफर्टेबल महसूस होती है। मतलब कहने का मतलब है कि हमको पता नहीं होता, जैसे कोई न्यू एनवायरनमेंट में आ गया तो हमारा एक्सपेक्टेशंस होती है कि हम लोग यही चीज़ देख रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा फ्रेंड मिलने वाला है, बहुत साल के बाद वो मिल रहा है मेरा फ्रेंड, तो मैंने उनका मतलब 2-3 साल के बाद मिल रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि मेरा फ्रेंड मुझे ऐसा ही दिखेगा, उनका उनका जो बॉडी शेप ऐसे ही रहेगा। लेकिन हमको ऐसा नहीं लगा कि वो थोड़ा सा अलग दिख रहा है, तो हमको क्या होता है, हमारा एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, वो अनकंफर्टेबल हो जाती है, हमको टक्कर देता है वो चीज़। ठीक है ना, अब समझ में आ रहा होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो एनकाउंटर अनफेमिलियर टारगेट, जैसे कि हम फेमिलियर है बट आपका फ्रेंड अलग दिख गए तो वो अनफेमिलियर हो गए। मतलब अलग दिखने का मतलब क्या, उसमें जो हमारा एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से नहीं दिखा उन्होंने। ठीक है, द फर्स्ट स्टेज does not give people enough information on which to base perceptions of the target, so they will actively seek out cues to resolve दिस एम्बिग्यूटी। वो क्या करते हैं, जब हमको कोई भी चीज़ नया लग रहा है, जो हमारा एक्सपेक्टेशन, जो हमारा प्लानिंग के हिसाब से नहीं जा रहा, तो हमको क्या होता है, हम उसको कोशिश करेंगे कि हमारा हिसाब से आ जाए, हमारा जो पॉइंट है वो मिल नहीं रहा है, ठीक है, हम ढूंढेंगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो ये हमारा कंफर्ट को देखते ही हिसाब से देखने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये चीज़ होते हैं। ठीक है ना, ये सब बात आप समझ में आए होंगे। कहने का मतलब है हमारा प्लान एंड एक्सपेक्टेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए अब क्या होता है, अब देख रहे हैं कि आपके देखिए कि जो पॉइंट बोल रहे हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो द फर्स्ट स्टेज डज नॉट गिव पीपल एनफ इंफॉर्मेशन which to base perception of the target, so they will actively seek out the cues to resolve the ambiguity. Gradually people collect some familiar cues that enable them to make rough categorization of the target. तो हमने क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कोई प्लेस हम ढूंढने चले गया, तो हम पहले क्या करेंगे, एक लैंडमार्क देखते हैं। वो लैंडमार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि उस लैंडमार्क के आसपास में होता है। तो आपको अगर मान लीजिए वो लैंडमार्क ही नहीं मिला, हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए वो लैंडमार्क हमको मिल गया, तो हमारा जो उस टारगेट, उस डेस्टिनेशन को हमने पहचाना बहुत ही ईजी होता है। इसका मतलब ये समझ में आया होगा आपको बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, उसी को अगर पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है हम लोगों को, उस प्लेस में हम चले गए, वो इन्फॉर्मेशन पूरा नहीं मिल रहा है, लेकिन एक सुराग मिलता है हम लोगों को। मान लीजिए एक आइडेंटिटी मिलती है, एक सुराग मिलता है, या क्यूस मिलते हैं, जिसको वो हम बोलते हैं उसको क्यूस। उस सुराग जो मिलता है हमारा, उस सुराग से हम क्या करेंगे, उस सुराग को पकड़ के हम आगे का रास्ता आगे का रास्ता को हमने तय कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उस चीज़ के तो वो सुराग क्या होते हैं हमारा, दिस क्यू बिकम्स लेस ओपन एंड सेलेक्टिव। पीपल ट्राई टू सर्च फॉर मोर क्यूज दैट इन कन्फर्म द कैटेगराइजेशन ऑफ द टारगेट। तो हमने उस क्यू से हमने पकड़ते कि कौन सा जो टारगेट है, वो चीज़ हम देखना चाह रहे हैं, वो क्या बनेगा, हमारा सोर्सेस बनेगा, हमारा सोर्सेस बनेगा, उसी को पकड़ते हैं हम लोग। तो सर्च फॉर मोर क्यूज, ऐसे हम देखेंगे और क्यूज मिलेगा इसके लिए, इसके और कोई रास्ता मिलेगा, उसी डायरेक्शन में हम लोग कोशिश करेंगे, और लैंडमार्क मिलेगा और कुछ क्यूज मिलेगा हमारा। तो ये सारे चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ब्रूनर्स मॉडल आप देख सकते हो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल है। तो हम आज इतना ही कोशिश करेंगे कि आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। आने वाले दिनों में हम लोग आगे का इसका बहुत अच्छा परसेप्शन मॉडल को पूरा पढ़ेंगे। आज इतना ही था। यदि देखिए हम लोग आज के लिए आपको अच्छे अच्छे वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों का कॉन्सेप्ट बढ़ाने के लिए। यदि लोग आप सपोर्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग तो हमने 300 ऊपर वीडियो पार कर दिया कि अच्छी अच्छी मॉडल आप लोगों को लेके आने के लिए आप लोग मुझे सपोर्ट करना है, इतना करना है, आप लोगों को सपोर्ट करना है और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है। यदि नया है आप लोग देख रहा है तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इतना बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों को।